हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। ये करंट का दूसरा वीडियो है जो आई दृष्टि घटना चक्र की जाती है, उसी का वीडियो है। देखते हैं। पहले वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो पहले वाली वीडियो देखे, इसका पार्ट 1 देख लीजिए। ये सेकंड पार्ट है। 23वां विधि आयोग। भारत का विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसके देखो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के 23वें विधि आयोग की गठन की अधिसूचना जारी की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है। और ये कितनी वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। 23वें विधि आयोग में शामिल कौन कौन है? 1 पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य, सचिव विधि कार्य विभाग और 1 सचिव विधायी विभाग, 5 अंशकालिक सदस्य। विधि आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 22वां विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के कौन थे? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है डिजिटल कृषि मिशन। अब डिजिटल कृषि मिशन क्या है? भारत की डिजिटल क्रांति द्वारा कृषि क्षेत्र को रूपांतरित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की घोषणा की गई थी। इसके बाद केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी। इस पहल के तहत किसानों और उनकी भूमि को आच्छादित किया जाएगा। इस वित्त वर्ष DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। इसका लक्ष्य 6 करोड़ किसानों को उनकी भूमि के वितरण के साथ रजिस्ट्रियों को भी अपडेट करना है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं क्या है। 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी प्रदान की गई। इस मिशन हेतु कुल परिव्यय 2,817 करोड़ निर्धारित है। इसमें केंद्र का हिस्सा 1,940 करोड़ रुपए है। यह मिशन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के स्वरूप पर आधारित है। इस मिशन के तहत किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में कृषि क्षेत्र एवं किसानों से संबंधित आंकड़े अलग अलग स्थानों पर बिखरे हुए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य एक ही मंच पर एक समेकित डाटाबेस तैयार करना है। मतलब सभी जगह क्या है, वर्तमान में कृषि क्षेत्र के जो आंकड़े हैं वो बिखरे हुए हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, एक मंच पर सिंगल प्लेटफॉर्म के द्वारा सारा डाटा इकट्ठा करना है। इसमें कई डाटाबेस एवं अलग प्लेटफॉर्म के रख रखाव की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके फलस्वरूप किसान अपनी डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने उसे प्रमाणित करने में सक्षम हो जाएंगे। विभिन्न लाभों एवं सेवाओं का
को प्राप्त कर सकेंगे। देखो और देखते हैं, डिजिटल कृषि मिशन का मूलभूत स्तंभ क्या है। डिजिटल कृषि मिशन एक व्यापक योजना के रूप में डिजाइन किया गया है जिससे विभिन्न डिजिटल कृषि पहलों को समर्थन प्रदान किया जा सके। यह मिशन निम्न दो मूलभूत स्तंभों पर निर्मित है। एक है एग्री स्टैक, दूसरा है कृषि निर्यात सहायता प्रणाली। एग्री स्टैक और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। इसके अतिरिक्त इस मिशन में मृदा प्रोफाइल मैपिंग भी शामिल है। क्या? मृदा प्रोफाइल मैपिंग भी शामिल है। उपयुक्त तीनों डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाएं किसान केंद्रित डिजिटल सेवाओं को तो सक्षम बनाएंगे ही, साथ में कृषि क्षेत्र में समयबद्ध एवं विश्वसनीय जानकारी भी उपलब्ध सुनिश्चित कराएंगी। ये जो तीनों योजनाएं हैं, ये क्या? तीनों डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाएं जो बताई हैं किसान क्रेडिट केंद्रित डिजिटल सेवाओं को तो सक्षम बनाएंगी, इसके साथ ही समयबद्ध मतलब टाइम से और विश्वसनीय जानकारी की भी उपलब्धता किसानों को सुनिश्चित करेंगी। एग्री स्टैक किसान की पहचान। इसे एक किसान केंद्रित डीपीआई के रूप में डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से किसान को कुशलता, आसानी और तेज गति से सेवाओं और योजनाओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। एग्री स्टैक निम्न 3 प्रमुख घटक शामिल हैं इसमें। किसान रजिस्ट्री, दूसरा है भू संदर्भित गांव के नक्शे, तीसरा है बोई गई फसलों की रजिस्ट्री। एग्री स्टैक के तहत किसान आईडी की शुरुआत की गई है। एग्री स्टैक के तहत क्या है? किसान आईडी की शुरुआत की। आधार कार्ड की तरह अब किसानों को एक किसान आईडी प्रदान की जाएगी जो उनके लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करेगी। अब किसानों के लिए भी क्या? एक आधार कार्ड की तरह एक आईडी प्रूफ कोई प्रदान किया जाएगा तो उनको क्या है? एक पहचान देगा, डिजिटल पहचान देगा। इस किसान आईडी का सृजन रखरखाव राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाएगा। यह किसान आईडी भूमि अभिलेखों, पशुधन। अब इस किसान आईडी में क्या क्या होगा? भूमि अभिलेख, पशुधन का स्वामित्व, बोई गई फसल और प्राप्त लाभ सहित विभिन्न किसान संबंधी डेटा से जुड़ी हुई होगी इस चीज़ें होगी इसमें। किसान आईडी के निर्माण एवं डिजिटल फसल सर्वेक्षण का परीक्षण करने के लिए 6 राज्यों में प्रायोगिक परियोजना शामिल की गई है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, गुजरात के गांधीनगर, महाराष्ट्र के बीड़, हरियाणा के यमुनानगर, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब, तमिलनाडु का विरुधुनगर। इनमें क्या है? ये प्रायोगिक परियोजना के तौर पर संचालित की गई है। अभी 3 वर्षों के दौरान 1100 करोड़ रुपए डिजिटल पहचान के निर्माण पर निर्धारित किया गया है। सेकंड देखते हैं, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। यह प्रणाली फसलों, मिट्टी, मौसम एवं जल संसाधनों आदि पर सुदूर संवेदन आधारित जानकारी को एकत्रित करने के लिए एक व्यापक भूस्थानिक प्रणाली का निर्माण करेगी। ये क्या? यह प्रणाली फसल, मिट्टी, मौसम और जल संसाधनों आदि पर सुदूर संवेदन मतलब रिमोट सेंसिंग पर आधारित जानकारी को एकत्रित करके एक व्यापक भूस्थानिक प्रणाली का निर्माण करेगी। तीसरा है मृदा प्रोफाइल मैपिंग। इस मिशन के तहत देश में लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के 1:10,000 के पैमाने पर विस्तृत मृदा प्रोफाइल मानचित्र तैयार करने की परिकल्पना की गई है। मतलब एक मानचित्र तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस मिशन के अंतर्गत डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण,
वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर उपज का अनुमान प्रदान करेगा। मतलब इसके अतिरिक्त मैप के अतिरिक्त इसका और दूसरा कार्य इस मिशन के अंतर्गत डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण, मतलब फसल का अनुमान लगाया जाएगा। वैज्ञानिक रूप से डिजिटल किए गए फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर उपज का अनुमान प्रदान करेगा। यह कृषि उत्पादन पर सटीक अनुमान लगाने में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। नेक्स्ट है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ये देखते हैं, भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण में वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम 2021 में एक कार्यक्रम चालू किया था। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की थी। यह देश के अर्धचालकों एवं डिस्प्ले परितंत्र डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास में एक व्यापक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत अर्धचालकों डिस्प्ले विनिर्माण के साथ साथ डिजाइन के क्षेत्र में भी कंपनियों को विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किया जाएगा। अर्धचालकों एवं डिस्प्ले परितंत्र के विकास के लिए लंबी अवधि की रणनीति को संचालित करने के उद्देश्य से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई। क्या? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई। इस मिशन का नेतृत्व अर्धचालक और डिस्प्ले उद्योग के क्षेत्र से जुड़े वैश्विक विशेषज्ञ कर रहे हैं। यह मिशन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत एक विशेष एवं स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है। यह मिशन सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। किसके? सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत। इसमें कुछ याद रखने की बातें क्या हैं? 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने साणंद गुजरात में अर्धचालक इकाई की स्थापना को क्या मंजूरी दे दी है। 2 सितंबर 2024 को सरकार ने साणंद, ये गुजरात में एक जगह है, यहाँ सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। यह इकाई कायंस सेमीकॉन प्राइम लिमिटेड, ये कंपनी कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। इस इकाई की उत्पादन क्षमता 60 लाख चिप प्रतिदिन होगी। इसके पूर्व जून 2023 में केंद्र सरकार ने साणंद गुजरात में ही एक अर्धचालक इकाई की स्थापना हेतु एक माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक के प्रस्ताव को भी क्या मंजूरी दी थी। माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। 29 फरवरी 2024 को देश में 3 अर्धचालक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। कहाँ? 29 फरवरी 2024 को 3 अर्धचालक इकाइयों को स्थापना को मंजूरी दी गई। ये कहाँ है? धोलेरा गुजरात सेमीकंडक्टर फैब, धोलेरा गुजरात में। यहाँ पर TEPL टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइम लिमिटेड द्वारा एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना की जाएगी। यह सेमीकंडक्टर फैब ताइवान की साझेदारी से स्थापित किया जाएगा। किसकी? ताइवान की साझेदारी से। यह भारत की पहली AI समर्थित सेमीकंडक्टर फैब है। दूसरी है असम में अर्धचालक इकाई। ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइम लिमिटेड मोरीगांव असम में एक अर्धचालक इकाई की स्थापना की जाएगी। ठीक। तीसरी है साणंद गुजरात में अर्धचालक इकाई। ये CG पावर एंड इंट्राडियल सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा साणंद गुजरात में ये इकाई स्थापित की जाएगी। अभी देखो, यह अर्धचालक इकाई रेनेसॉस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन
ये जो जापान की है, और दूसरी है स्टार्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, ये थाईलैंड की पब्लिक कंपनी है। इनकी साझेदारी से स्थापित की जाएगी। ठीक, 29 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत तीनों अर्धचालक इकाइयों का शिलान्यास 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इस प्रकार भारत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत 5 अर्धचालक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। कितनी? 5 अर्धचालक इकाइयां हैं। 9 सितंबर 2024 को ही अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी की घोषणा की है। क्या अमेरिका ने भी क्या है, साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी का उद्देश्य इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन कोष के तहत वैश्विक अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने एवं उसमें विविधता लाने के लिए अवसरों का पता लगाना है। उल्लेखनीय है, ये इंटरनेशनल ITSI कोष का सृजन अमेरिका के वर्ष 2022 के चिप्स अधिनियम के तहत CHIPS अधिनियम के तहत किया गया है। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च विधिक न्यायिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 124 में उल्लिखित है, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने से के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आ गया। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिलाल जेकानिया थे। 28 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्थापना दिवस मनाया। अपनी स्थापना की हीरक जयंती वर्ष की शुरुआत की। उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। अब देखो और देख तो क्या है, 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज एवं राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज नीले रंग का है। इस ध्वज में संविधान के खुले हुए पन्ने से सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस ध्वज में न्यायालय भवन को सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है। इस ध्वज में न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। इस संपूर्ण डिजाइन को एक वृत्त द्वारा घेरा गया है, जिसमें निचले भाग में संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्यते धर्म अस्तित्यो जय लिखा हुआ है। इस श्लोक का अर्थ है, जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। क्या अर्थ है? जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। इस ध्वज के मध्य भाग में प्रदर्शित डिजाइन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह के रूप में कार्य करेगी। अब 31 अगस्त एवं 1 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय जिला न्यायालयिक सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय जिला न्यायिक सम्मेलन, इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। इस अवसर प्रधानमंत्री द्वारा 75 वर्ष के उपलब्ध में एक सिक्का और एक स्मारक टिकट भी जारी किया गया। अब यह है बाड़वड़ पत्तन का शिलान्यास। वर्तमान में भारत में कुल महापत्तन हैं जो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के स्वामित्व के अधीन हैं और महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के प्रावधानों द्वारा शासित हैं। यद्यपि भारत में वर्तमान में स्थित पत्तन सुदृढ़ ग्राहक आधार, बुनियादी ढांचा, अवसंरचना आदि सुविधाओं से लैस हैं, लेकिन विस्तार संबंधी बाधाओं के कारण
उनका परिचालन क्षमता में वृद्धि संभव नहीं हो पाएगी। कंटेनर पोतों के लगातार बढ़ रहे आकार के कारण जवाहरलाल नेहरू पत्तन और मुंबई पत्तन आदि एक संकुलन पहले से ही गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत के पश्चिमी तट पर गहरे पत्तनों का विकास करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़गढ़ पत्तन का शिलान्यास किया। यह पत्तन महाराष्ट्र के पालघर जिले के डहाणू नगर के निकट स्थित है। ज्ञातव्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून 2024 को इस पत्तन की स्थापना को मंजूरी दी थी। भूमि अधिग्रहण सहित इस परियोजना की कुल लागत 76,220 करोड़ रुपये है। इस परियोजना का निर्माण बाड़गढ़ पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। बाड़गढ़ पत्तन हर मौसम के लिए उपयुक्त ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट महापत्तन के रूप में विकसित किया जाएगा। यह भारत के सबसे बड़े गहरे जल वाले पत्तनों में से एक होगा। निर्माण पूरा होने के पश्चात यह विश्व के शीर्ष 10 पत्तनों में एक होगा। यह पत्तन पारगमन समय और लागत को कम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से सीधी कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। अब जो इंडिया में जो पत्तन हैं वो कौन कौन से हैं देखो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन कोलकाता हल्दिया में है। पारादीप ये उड़ीसा में है। विशाखापत्तन ये आंध्र प्रदेश में है। कामराजर पत्तन तमिलनाडु में है। चेन्नई पत्तन ये भी तमिलनाडु में। बियो चिदम्बरनार पत्तन ये तमिलनाडु में है, तुत्तुकुड़ी में। दीनदयाल पत्तन कच्छ में है, गुजरात में। मुंबई पत्तन मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन ये भी मुंबई में महाराष्ट्र में है। और गुड़गांव पत्तन गोवा में है। नवमंगलूर पत्तन कर्नाटक में है। कोचीन पत्तन ये केरल में है। ये 12 पत्तन है इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम में। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स ये एक इंडेक्स है। देखो 4 जून 2024 को कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है। यह सूचकांक का चौथा संस्करण है। इस सूचकांक का विकास विश्व बैंक एवं S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक के तहत कंटेनर पोतों द्वारा किसी पत्तन के व्यतीत किए गए समय का मापन किया जाता है। इस सूचकांक द्वारा क्या है, कंटेनर पोतों द्वारा किसी पत्तन में व्यतीत किए गए समय का मापन किया जाता है। इस सूचकांक के अनुसार वर्ष 2023 में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई पत्तनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस सूचकांक में 20 शीर्ष स्थानों में से 13 स्थानों पर इसी क्षेत्र के पत्तन शामिल हैं। इस सूचकांक में दूसरे वर्ष चीन का यांगसान पत्तन प्रथम स्थान पर रहा है। इस सूचकांक के इतिहास में पहली बार विश्व के शीर्ष 100 पत्तनों की सूची में भारत के 9 पत्तनों को शामिल किया गया है। 2023 में विश्व के शीर्ष 20 पत्तनों की सूची में विशाखापत्तनम 19वें स्थान पर शामिल था। कौन था? विशाखापत्तनम 19वें नंबर पर शामिल था। उल्लेखनीय है 2022 में सूचकांक में यह पत्तन 115वें स्थान पर शामिल था। अब 2023 में देख लेते हैं, ये लिस्ट दी हुई है। 19वें पे विशाखापत्तनम, 27 पे मुद्दापत्तनम, 41 पे पीपावापत्तन और 47 पे कामराजर पत्तन, 63 पे कोचीन पत्तन, 68 पे हजीरा पत्तन, 71 पे कृष्णा पत्तन, 80 पे चेन्नई पत्तन और 96 पे जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ये इसके क्या है,
NICDP 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी दी गई है थी। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों का विकास करना, जो विश्व के सर्वोच्चतम विनिर्माण एवं निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। इस दूरदर्शी कार्यक्रम के तहत नए औद्योगिक शहरों का निर्माण स्मार्ट शहरों के रूप में करने की परिकल्पना की गई है। दिसंबर 2024 में भारत सरकार ने NICDP के अंग के रूप में 4 चरणों में 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को स्वीकृति प्रदान की थी। इन 11 गलियारों के अंतर्गत 4 चरणों में कुल 32 परियोजनाएं शामिल हैं। इन 32 परियोजनाओं में से पहले चरण में 4 एग्रीफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर पहले ही विकसित किए जा चुके हैं। ये 32 परियोजनाओं में से पहले चरण में 4 एग्रीफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर पहले विकसित किए जा चुके हैं, जबकि 4 अन्य परियोजनाएं वर्तमान में विकसित की जा रही हैं। 28 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने NICDP के अंतर्गत 12 नए औद्योगिक नोडल शहरों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अब अभी कितनी देखे? 12 और नए औद्योगिक नोडल शहरों को मंजूरी दी गई है। ये 12 औद्योगिक शहर देश के 10 राज्यों में विस्तृत होंगे। इन्हें 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है, 12 नए औद्योगिक शहरों में से केवल 11 शहरों के नाम की घोषणा की गई है। हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता होने के कारण एक शहर का उल्लेख नहीं किया गया है। अब देखो कौन कौन से शहर हैं। खुरपिया उत्तराखंड, राजपुरा पटियाला पंजाब, दीदी महाराष्ट्र और पलक्कड़ केरल, आगरा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गया बिहार, जहीराबाद तेलंगाना, अरबाकल आंध्र प्रदेश, कोप्पल 3 आंध्र प्रदेश और जोधपुर पाली राजस्थान। ये क्या है? 11 शहर हैं। अब देखो NICDP के 11 राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे कौन कौन से हैं। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, विजाग चेन्नई औद्योगिक गलियारा, बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा, ओडिशा आर्थिक गलियारा, हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारा, हैदराबाद वारंगल औद्योगिक गलियारा, हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा और कोयम्बटूर होते हुए कोच्चि तक का विस्तार, और दिल्ली और नागपुर औद्योगिक गलियारा। ये क्या है? 11 राष्ट्रीय गलियारे हैं। अब NICDP 4 के तहत विकसित ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर धौलेरा विशेष निवेश क्षेत्र गुजरात में। NICDP के तहत 4 विकसित ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर कौन कौन से? धौलेरा ये विशेष निवेश क्षेत्र है गुजरात का, ठीक। औरंगाबाद औद्योगिक शहर है महाराष्ट्र का। एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप है कौन? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का। एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विक्रम है उद्योगपुरी मध्य प्रदेश का। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक आप नए हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सेकंड पार्ट है घटना चक्र की आई दृष्टि का। नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। ऐसे ही जो UPPCS ROARO BPSC की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।